बिरसा मुंडा का उलगान 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में युवा बिरसा ने पैगंबर होने का दावा किया। प्रारंभ में यह धार्मिक आंदोलन था, बाद में इसका स्वरूप बदला। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंडा शासन स्थापित करने का विद्रोह का ऐलान, ठेकेदार एवं जमींदार राजा हकीम ईसाइयों का कत्ल करने का आह्वान एवं डीकू विरोध एवं पुलिस थाना पर हमला। मुंडा जाति में सामूहिक खेती एवं खूट कट्टी का प्रचलन, जिसे जमींदार ठेकेदार महाजनों ने ध्वस्त करना प्रारंभ किया। जबरन बेगार का भी विरोध किया। 1900 में विद्रोह का दमन एवं विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा अमर हो गए। 1908 में छोटा नागपुर एवं टेनेस एक्ट में खुद कट्टी को मान्यता एवं जबरिया बेकार प्रतिबंधित। कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका सर्वोच्च अधिकारी इंग्लैंड में रहता था। कंपनी के अधिकारियों ने 1765 में जब बंगाल पर नियंत्रण किया तो इसके प्रशासनिक ढांचे में कोई नवीनतम लाने का उनका इरादा नहीं था, पर भारत के विशाल साम्राज्य को हथियाने लेने के बाद इन पर नियंत्रण रखने एवं शासन चलाने के लिए कंपनी को उपयुक्त तरीके तैयार करने पड़े। भारत पर राजनीतिक आधिपत्य से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साम्राज्य का ब्रिटेन की सरकार के साथ संबंधों का निर्धारण एवं कंपनी की गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक हो गया। यह तय किया गया कि कंपनी के भारतीय प्रशासन की बुनियादी नीतियां पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा पहली बार कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण लागू किया। भारत तथा इंग्लैंड में कंपनी के प्रशासन की ब्रिटिश संसद में नियंत्रण में लाया गया। पहला, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भारत संबंधित सभी मामलों में ब्रिटिश सरकार के राजस्व विभाग को जानकारी देने के लिए कहा गया। दूसरा, बंगाल का प्रशासन गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यीय परिषद काउंसिल को सौंपा गया। गवर्नर जनरल एवं वारेन हेस्टिंग तथा काउंसिल सदस्य क्लेरिंग एवं मोनसन बारवेल और फिलिप्स फ्रांसिस का नाम कानून में उल्लिखित था। तीसरा, सपरिषद गवर्नर जनरल बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर युद्ध और शांति के मामलों में नियंत्रण रखा था। चौथा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पांचवा, काउंसिल के 3 सदस्यों की समिति राय के गवर्नर जनरल के निर्णय को रद्द किया जा सकता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1784 तक भारत पर इससे कुछ खामियां थी। इसमें न तो ब्रिटिश सरकार को कंपनियों पर निश्चित नियंत्रण दिया, न गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल पर और न ही कलकत्ता प्रेसिडेंट को मद्रास और बम्बई पर। पिट्स इंडियन एक्ट 1784 ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के प्रयासों से पारित इस कानून द्वारा कंपनी के अधीन भारतीय भू भाग के प्रशासन पर सर्वोपरि नियंत्रण ब्रिटिश संसद का स्थापित किया गया। कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों पर कंपनी का ही अधिकार बना रहा। पहला, भारत के मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 6 कमिश्नर इसके सदस्य होते थे, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। वह भारत में सीधे संदेश भेज सकता था। इसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की निगरानी रखनी थी, जिसके माध्यम से भारत सरकार का संचालन हो रहा था। दूसरा, अब निर्देशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति मात्र का अधिकार रह गया। तीसरा, भारत सरकार का संचालन गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यीय काउंसिल को दिया गया। गवर्नर जनरल को सिर्फ एक काउंसिल सदस्य की सहमति अपने निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक मानी गई। चौथा, युद्ध, शांति और राजस्व के सभी मामलों में मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों को सपरिसर गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1886 में एक परिपूरक कानून द्वारा गवर्नर जनरल को काउंसिल के निर्णय के विरुद्ध काम
कर सकने तथा प्रधान सेनापति का पद धारण करने का अधिकार मिला। इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग आरंभ हुआ। इससे गृह सरकार का संपूर्ण ढांचा ही बदल गया। 1858 तक अंग्रेज प्रशासन मूल रूप से इसी की व्यवस्थाओं के तहत चल रहा था। चार्टर एक्ट 1793 बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई एवं मद्रास में संपूर्ण अधिकार दिए गए। चार्टर एक्ट 1813 भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। कंपनी के अधीन अंग्रेजों और राज्य की प्रभुसत्ता ब्रिटिश साम्राज्य में निहित कर दी गई एवं क्राउन की असंगित सर्वोच्च शक्ति की स्थापना। कंपनी की आमदनी ने प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का पहली बार प्रावधान। चार्टर एक्ट 1833 कंपनी का चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त एवं कंपनी की समस्त व्यापारिक क्रियाशीलता उठा दी गई। कंपनी ने अपनी समस्त संपत्ति का समर्पण कर दिया और वहां क्राउन के न्यासी एवं राजनीतिक एजेंट के रूप में काम करने वाली एक शुद्ध प्रशासनिक संस्था बन गई। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिलिंग में भारतीय प्रशासन केंद्रीय भूत हो गया। सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल और काउंसिल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कानून निर्माण हेतु बैठक की सहायता के लिए काउंसिल में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। कंपनी की सेवा में धर्म, लिंग, जाति, जन्म, वर्ण के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। इस तरह उच्च पदों पर प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई।